BA BSc द्वितीय वर्ष हिंदी द्वितीय भाषा चतुर्थ सत्र प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी से फिर से विनती है कि आप जो मीडिया का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उसकी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन वीडियो को YouTube पर से कभी भी आप देख सकते हैं। अब तक 6-7 वीडियो हमने मीडिया लेखन पर बनाए हुए हैं और कल की तासिका में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से अत्याधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, खास करके कंप्यूटर और इंटरनेट, उसके साथ पेजर भी है और इंटरनेट और कंप्यूटर जो खास करके सुलभ हो चुका है मोबाइल के द्वारा, जिसको हम सेल फोन कहते हैं, उसके द्वारा, तो उसके आधार पर जितने भी सामाजिक माध्यम हैं उन सभी माध्यमों को एक बार से समझने की कोशिश करते हैं। उनमें सबसे छोटा और सबसे पॉपुलर है व्हाट्सएप, जिसमें 250 के लगभग का ग्रुप बनाया जा सकता है और एक ही समय एक मैसेज आप अधिक से अधिक 5 ग्रुप या 5 व्यक्तियों की ओर फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसकी मर्यादाएं हैं, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है। उसके उपरांत फेसबुक के माध्यम से भी हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सामाजिक माध्यम का इतना उपयोग हो चुका है कि आज जो लोग इन माध्यमों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनकी कोई खैर नहीं, ऐसा लग रहा है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में आज इन सामाजिक माध्यमों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि टेलीग्राम जैसा ऐप है जो सामाजिक माध्यम ही है एक प्रकार से, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ब्लॉग है। तो इन सभी माध्यम से हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सामाजिक माध्यम को के माध्यम से आपके सम्मुख रखना था। अब हमारे पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 3 प्रकार का लेखन आपको सीखना है। अब तक जो हमने पढ़ा है, यानी अनेक दिनों तक लगभग 6-7 तासिकाएं हमने केवल मीडिया को समझने के लिए दी है। मीडिया का जो प्राचीनतम रूप है उससे लेकर के अत्याधुनिक रूप तक मीडिया के बहुत सारे रूप हमने देखे हैं, परंतु हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह यह है कि हम मीडिया लेखन सीखें। और मीडिया लेखन में आपके लिए 3 बातें कही गई हैं। एक है समाचार पत्र में लिखने वाला समाचार लेखन, दूसरा रेडियो वार्ता लेखन और तीसरा फीचर लेखन। तो इन 3 चीज़ों को समझने से पूर्व हम समाचार क्या होते हैं उसको लेकर के हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा पर विचार करेंगे आज, क्योंकि माध्यमों की जो भाषा होती है वो सामान्य भाषा नहीं रहती, थोड़ी सी अलग भाषा होती है। जो हम दैनंदिन व्यवहार में जिस प्रकार से शब्दों का एक किसी भी प्रकार से बेलौस होकर के प्रयोग करते हैं, बेतरतीब होकर के शब्दों का प्रयोग करते हैं जाने अनजाने में, ऐसा मीडिया में नहीं होता। तो मीडिया की भाषा में जिस प्रकार की हिंदी है उसको हमें समझने का प्रयास करना है। देखिए, इसके कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को जानने से पहले हम थोड़ा सा परिचय उसका प्राप्त कर लेंगे कि मीडिया की भाषा का। भाषा मानवीय संचार का एक प्रमुख साधन है। व्यक्ति अपने भावों, विचारों, इच्छाओं को संप्रेषित अधिकतर भाषा के माध्यम से करता है। अगर भाषा न होती तो शायद मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह ही नजर आता। भाषा का प्रयोजन मूलतः संप्रेषण है। संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है, वह है। साथ ही विभिन्न जनसंचार माध्यमों की संचार प्रक्रिया का आधार भाषा ही है। मतलब आप किसी भी संचार माध्यम का प्रयोग करें, उस संचार माध्यम में हमें आपको सभी को भाषा का ही प्रयोग मिलता रहेगा। मतलब अगर आप मुद्रित माध्यम देखें तो उसमें मुद्रित या छपी हुई लिखित भाषा का प्रयोग मिलता है। रेडियो में श्रव्य भाषा का प्रयोग मिलता है। सिनेमा में जिसको हम चित्र भाषा कहते हैं,
उसका प्रयोग मिलता है। टेलीविज़न में, इंटरनेट पर, वह सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें कोई अलग बात कहने की बात नहीं है। जनसंचार माध्यम चाहे लोक वार्ता हो, लोक कला हो, या कोई परंपरागत हो, उसमें भी भाषा का उपयोग होता है। नए माध्यमों में, समाचार पत्र में भी भाषा का प्रयोग होता है, मुद्रित माध्यमों में भी होता है, रेडियो में भी होता है, टेलीविज़न में भी होता है, सिनेमा भी होता है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कंप्यूटर में भी भाषा का प्रयोग होता है, इंटरनेट पर भी भाषा का प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, जो नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो हमारे सामने है इस समय, मोबाइल जैसा है, उसमें भी भाषा का ही प्रयोग होता है। और हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका माध्यम भी भाषा ही है। अर्थ देखिए, सभी माध्यमों के द्वारा प्रेषित अर्थपूर्ण संदेश भाषा रूप में ही होते हैं। ये भी ज़रूरी है कि इतना अंतर होता है कि भाषा का कहीं लिखित रूप होता है, कहीं मुद्रित रूप होता है, कहीं श्राव्य रूप होता है, कहीं दृश्य रूप होता है। यानी दृश्य श्राव्य दोनों पद्धतियों से भाषाएं हमारे सामने आती है। आप मुद्रित रूप में भी देखते हैं, लिखे हुए रूप को भी आप देखते हैं। दृश्य, अगर कोई चेहरा चल रही है उसके नीचे अगर कोई सबटाइटल आ गए तो भी लिखित रूप में ही होता है, वो दृश्य रूप ही होता है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर या ध्वनि मुद्रिकाएं आप सुनते हैं तो वो भी वो श्रव्य रूप में भाषा का प्रयोग होता है। अगर आप लता जी के गाने सुनना चाहते हैं तो आपको वो कानों के माध्यम से, श्रव्य माध्यम से है। अगर वो आप मुद्रित करके पढ़ते हैं, प्रिंट आउट निकाल करके, तो वो दृश्य हो जाते हैं, या किसी पर पिक्चराइज होते हुए देखते हैं तो दृश्य श्राव्य दोनों पद्धतियों से भाषा आपके सामने आती है। कहने का तात्पर्य है कि बिना भाषा के कोई माध्यम नहीं टिक सकता, क्योंकि भाषा स्वयं एक बहुत बड़ा माध्यम है। किसका माध्यम है? संप्रेषण का माध्यम है। किसका माध्यम है? अपने भाव, विचार, इच्छाएं प्रकट करने का माध्यम है। और यही प्रकटीकरण आपको भाषा की तमाम वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण मानव के जीवन में है। कभी कभी देखिए, ध्वनि रूप होता है, कभी ध्वनि संकेत होते हैं, कभी हस्त संकेत होते हैं, कभी केवल आँखों से संकेत होते हैं। अगर कोई क्रोधित होता है तो उसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं, अगर कोई लज्जित हो जाता है आँखें झुक जाती हैं। तो ये सब भी आपको भावों के माध्यम से प्रकट करने आना चाहिए। कभी कभी ध्वनि होती है, कभी कभी ध्वनि संकेत होते हैं, अरे रे, अरे चा, जैसे अरे वाह, इस प्रकार के ध्वनि संकेत हो सकते हैं कभी कभी। तो कभी कभी क्या होता है कि केवल हाथों के संकेत से भी काम चलाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारा जनसंचार माध्यमों का भी माध्यम है भाषा, मतलब ये माध्यम का भी माध्यम है। और संदेशों के अवबोधन के लिए, संदेशों के समझने के लिए और ग्रहण करने की, उन संदेशों को ग्रहण करने की प्रक्रिया की सफलता और विफलता उस भाषा पर निर्भर होती है। स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों में भाषा का उचित प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की विशेषता यह होती है कि व्यावहारिक रूप में प्रकार्यानुरूप एक नए रूप, फॉर्म और एक संरचना, स्ट्रक्चर को धारण करते हैं। अंग्रेजी शब्दों को ध्यान दें, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, रूप और संरचना को धारण करती है। प्रकार्यानुरूप रूप संरचना भाषा की अपनी कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जनसंचार माध्यमों की भाषा में भी एक अलग विशेष भाषा रूप है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा। मतलब जैसे फॉर्म अलग है किसी भाषा का, रूप अलग है, तो उसकी संरचना या उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा। और उस स्ट्रक्चर की, मतलब उस रूप की और उस स्ट्रक्चर की, मतलब जिस माध्यमों की भाषा की आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ विशेषताएं होनी बहुत ज़रूरी हैं। और ये विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। 9 विशेषताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। पहला है कि ये जो माध्यमों की भाषा होती है उसका संचार भाषा या संपर्क भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरी है, उसमें माध्यमानुरूपता होती है। अगर आपका माध्यम मुद्रित है, अगर आपका माध्यम लिखित है, अगर आपका माध्यम श्राव्य है, आपका माध्यम दृश्य है, आपका माध्यम दृक् श्राव्य है, तो उस माध्यम के अनुसार उसकी अनुरूपता बदलती जाएगी उस भाषा की। फिर उसके उपरांत देखिए कि तीसरी उसकी विशेषता है संदेशानुरूपता। आप जो संदेश देना चाहते हैं उसके भी अनुरूप वो भाषा होनी चाहिए, माध्यमों के अनुरूप तो होनी ही चाहिए।
साथ ही साथ संदेश के अनुरूप भी होनी चाहिए। उसके उपरांत विधा के अनुरूप। देखिए अलग अलग विधाएं होती हैं, इसका हम डिटेल में देखने वाले हैं। विधा मतलब वांग्मय प्रकार, साहित्य प्रकार, जैसे एकांकी वगैरह वगैरह। एकांकी है, नाटक है, रेडियो श्रुति का है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपको यहाँ समझनी चाहिए। तो विधानुरूप भी ये भाषा होती है। उसके उपरांत समय सीमा से प्रभावित भाषिक संरचना। देखिए अगर हम देखिए इस समय बोल रहे हैं तो हमारी समय सीमा 30 मिनट 40 मिनट है, तो इसमें मुझे क्या बोलना चाहिए मैं पहले तय करता हूँ और उसके अनुसार भाषा को ढालता हूँ। अगर वही बात मुझे 5 मिनट में प्रकट करनी है, 2 मिनट में प्रकट करनी है। अब देखिए यूट्यूब पर वो वीडियो ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं जो 1 मिनट के भीतर के होते हैं। अब हमारी जो तासिकाएँ हैं 40 मिनट तक चलती हैं, तो ये यूट्यूब पर लगभग कोई देखता नहीं, इस वजह से उतनी लोकप्रियता नहीं है। लेकिन अगर यही बात मैं तुलसी का कोई पद, कोई छंद तुलसी का, कोई सूरदास का पद, कोई कबीर का दोहा केवल 1 ही मिनट के भीतर रख करके उसे भेज दूं तो पॉपुलर होने में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी भाषा को, यानी माध्यम की भाषा को समय सीमा से प्रभावित होना चाहिए। देखिए प्रमोद महाजन जी जैसे जो नेता होते थे वो विधानुरूप अपने भाषण का, माध्यमानुरूप भाषण का संकलन करते थे। अगर वो रेडियो को मुलाकात देने वाले हैं तो वहाँ शब्दों की ज़्यादा प्रासंगिकता होती। अगर टेलीविज़न में 2 मिनट का बाइट है, 5 मिनट का बाइट है, तो उसमें भी उस प्रकार से वह क्या कहना है क्या नहीं कहना है इसका पहले होमवर्क कराया करते थे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि किस माध्यम को में आपको कितने समय तक अपनी बात प्रकट करनी है, इस आधार पर आप अपनी भाषा का एक प्रकार से संतुलन कर सकते हैं। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कितनी शब्द स्फीति होनी चाहिए, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। उसके उपरांत हम देखते हैं कि संप्रेषणशीलता। संप्रेषण में बार बार कह रहा हूँ, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। मतलब किस माध्यम की संप्रेषणशीलता कितनी अधिक है, उस आधार पर आप अपने वक्तव्य को कम ज़्यादा इंटेंसिटी से, कम ज़्यादा संवेदनशीलता से अधिक या कम कर सकते हैं। उसके उपरांत 7वीं विशेषता इसकी है, वह है बोधगम्यता। बोधगम्यता और कलात्मकता। देखिए सुनने वाला वर्ग कौन सा है आपका, या आपका ऑडियंस वर्ग जिसको हम कहते हैं, या फिर श्रोत्र वर्ग कौन सा है, उस भाषा के श्रोत्री वर्ग को लेकर के और उसको कितना समझ में आना चाहिए। समझिए आप प्राथमिक स्कूल के छात्रों को अगर कोई बात समझाना चाहते हैं तो उसमें एक कहानी रूप बात होनी चाहिए ताकि उनके समझ में आ जाए। अगर कोई प्रौढ़ व्यक्ति है तो उसको सैद्धांतिक बातें समझानी चाहिए। इसी प्रकार से बोधगम्यता उसकी कैसी है, क्योंकि जिस माध्यम का आप प्रयोग कर रहे हैं, समझिए रेडियो का, तो रेडियो सुनने वाले कितने लोग हैं, लाखों लोग होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर कम लोग होते हैं। तो यूट्यूब पर थोड़ा सा कठिन आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन रेडियो पर अगर आप कहना चाहते हैं तो वो बहुत आसान बात होनी चाहिए, बहुत बोधगम्य बात होनी चाहिए, और उसमें एक प्रकार का कलात्मक दर्जा होना चाहिए। मतलब भाव और कला दोनों का संतुलन होते हुए भी कलात्मकता ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, एक ही बात को दो अलग व्यक्ति दो अलग पद्धतियों से रख सकते हैं, और वो व्यक्ति लोकप्रिय ज़्यादा होगा जो उसको एक कलात्मक सौंदर्यवादी आयाम देगा। इसलिए अपनी बात को अलंकारिक कभी रखें, हर्ज नहीं है। हालांकि प्रयोजनमूलक हिंदी में, कार्यालयीन भाषा में आपको अलंकारिक बात नहीं करनी है, लेकिन आप उस विधा के अनुसार, विधा के अनुरूप अलंकारिकता ला सकते हैं। और उसके बाद 8वीं विशेषता है मानकीकरण। मतलब भाषा में भले आपकी बोली भाषा के उसमें प्रयोग न हो, लेकिन अब समझिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी माध्यम से बात कर रहा हूँ, मैं इस माध्यम की मेरी भाषा हिंदी है, लेकिन उसमें मानकता ज़्यादा होनी चाहिए। मानकता जिसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड शब्द कहा जाता है, तो उसमें अधिकांश उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए जो सभी लोगों की समझ में आ जाए। उसमें अर्थ की अनेक रूपता नहीं होनी चाहिए, मतलब अनेक अर्थी शब्द नहीं होने चाहिए जो संदिग्ध करें,
मतलब किसी एक अर्थ को सुनिश्चित करने में संदिग्धता निर्माण हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मानकीकरण में आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, वह है आधुनिकीकरण। आपको जिस माध्यम से आपकी बात रखनी है, चाहे वो मुद्रित माध्यम हो, लिखित माध्यम हो, श्राव्य माध्यम हो, दृश्य माध्यम हो, दृक्श्राव्य माध्यम हो, उसमें जो आधुनिक काल तक जो परिवर्तन हुए हैं, उन सभी परिवर्तनों को ध्यान में रख करके आपको आपकी भाषा का प्रयोग करने सीखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। कल की तासिका में या इससे आगे होने वाली तासिकाओं में हम इनमें से इन 9 विशेषताओं का अधिक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा समय 15 मिनट भले ही रहा हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम इस समय रुकते हैं। कल मिलते हैं बराबर इसी समय पर। तब तक के लिए जय हिंदी, जय नारायण।